गुड आफ्टरनून क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। मेरा नाम आलोक दीक्षित है। मैं आज आप लोगों को वन डे एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें सामान्य हिंदी पढ़ाऊंगा। तो आज एक छोटा सा चैप्टर है सर्वनाम पढ़ाते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, सर्वनाम की परिभाषा क्या है? सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा यह है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यही से हमारा एक प्रश्न बनेगा, जो मैंने परिभाषा लिख दिया कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका कारण क्या है? क्या संज्ञा से काम नहीं चल रहा था जो सर्वनामों का प्रयोग किया गया? तो कारण यह है, मैं कुछ आपको उदाहरण लिख रहा हूँ, उसके माध्यम से समझा रहा हूँ। जैसे मैंने पहला उदाहरण लिखा, मोहन ईमानदार है। मोहन बीमार है। मोहन झूठा है। मोहन चतुर है। मोहन चतुर है। अब ये मैंने कुछ उदाहरण लिख लिए कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग क्यों किया गया, जो मैंने पहला प्रश्न इससे बनाया था। जैसे हम लोगों ने परिभाषा पढ़ा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, तो क्या आवश्यकता पड़ी कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग किया गया? तो आवश्यकता यह पड़ी कि देखो, जितने मैंने उदाहरण लिखे हैं उसमें एक शब्द आया है मोहन। यहाँ पे मोहन संज्ञा शब्द है, यहाँ भी मोहन संज्ञा शब्द है, यहाँ भी मोहन संज्ञा शब्द है। तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि एक संज्ञा शब्द का बार बार दोहरान होने से वाक्य प्रभावी हो जाते हैं। संज्ञा शब्द का बार बार दोहरान होने से वाक्य प्रभावी हो जाते हैं, अर्थात इस दोहरान से बचने के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया गया। किस लिए किया गया? इस दोहरान से बचने के लिए। किस दोहरान से बचने के लिए? संज्ञा शब्दों के दोहरान से बचने के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया गया। अब जैसे ही सर्वनामों का प्रयोग कर लिया गया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह ईमानदार है, वह बीमार है, वह झूठा है, वह चतुर है। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। दूसरी बात, जैसे यहाँ से, ये तो मैंने परिभाषा की बात कर ली। अब यहाँ से एक प्रश्न और आ जाता है। जैसे सर्वनाम का एक प्रश्न पूछा जाता है कि कुल सर्वनाम कितने होते हैं? कुल सर्वनाम कितने होते हैं? लेकिन उसके पहले एक प्रश्न मैं और बता दूं, जो जैसे कुछ लोग लिखना चाहते हैं कि ये चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है, इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं एक शब्द थोड़ा लिख के बता देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मोहन, यहाँ पे हम इसको नोट में लिख सकते हैं, ये बात नोट में लिख सकते हैं जो मैंने भी समझाया है कि मोहन संज्ञा शब्द
का बार बार दोहरान होने से वाक्य अप्रभावी हो जाते हैं, हो जाते हैं। अतः इस दोहरान से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया गया। अब ये आपका पूरा प्रश्न क्लियर हो गया। जो मैंने आपको शुरुआत में जो प्रश्न उठाया था, परिभाषा से प्रश्न बनाया था कि संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो जितनी भी अभी तक मैंने बात की कि क्या आवश्यकता पड़ी थी, क्या कारण था कि संज्ञा से काम नहीं चल रहा था, तो जहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं कि प्रश्न आता है कि कुल सर्वनाम कितने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकांशतः लोगों से पूछा जाता है तो एक उत्तर मिलता है 6। वो प्रश्न पे ध्यान नहीं देते हैं कि कुल सर्वनाम पूछा जा रहा है या सर्वनाम के भेद पूछे जा रहे हैं या प्रकार पूछे जा रहे हैं। तो भेद और प्रकार ये एक ही बात है। जब भेद और प्रकार की बात होगी तब हम उत्तर 6 देते हैं, और जब कुल सर्वनामों की बात होती है तब उत्तर 11 देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो जैसे अगला हम कुल सर्वनामों की बात कर लेते हैं। पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुल सर्वनाम 11 होते हैं। कुल सर्वनाम 11 होते हैं। अब ये 11 सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? 11 सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? तो मैं उनके नाम लिख रहा हूं। जैसे पहला है मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, इसी में एक आता है जो, सो। जो, सो। तो मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या, कितने हो गए? गिन लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कुल सर्वनाम की जब बात की जाएगी तो उत्तर कितना हो गया? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो कुल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग, अधिकांशतः जब ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार प्रश्न आया है, तो उत्तर लोग 6 दे देते हैं, जो गलत उत्तर हो जाता है। तो 6 उत्तर कब देना है? जब हम भेद और प्रकार की बात करेंगे। अभी तो हम बात कर रहे हैं कुल सर्वनाम कितने होते हैं, तो उत्तर क्या देना है? 11। दूसरा जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, तो अब हम उसकी बात करेंगे कि सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद या प्रकार, सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 होते हैं। सर्वनाम के भेद या प्रकार 6 होते हैं। अब यहां से 2 प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं।
एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद है और कौन सा नहीं है। दो प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। तो कौन सा है कौन सा नहीं है ये जानने के लिए पहले तो हमें सर्वनाम के भेद आने चाहिए कि जो 6 सर्वनाम हैं उनके नाम कौन कौन से हैं, तभी तो हम बता पाएंगे कि ये सर्वनाम है या नहीं है। ये तभी बता पाएंगे जब हमें सारे भेद के नाम पता होंगे। तो नाम को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके से हम लोग लिखेंगे तो वो ध्यान रहेगा। जैसे मैंने एक आपको ये समझ लो एक ट्रिक है या एक लाइन है जो मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपके लिए लिख रहा हूँ, जो यहाँ पे आप इसे नोट करेंगे। एक ट्रिक है कि एक पुरुष निजी प्रश्न के संबंध में निश्चय और अनिश्चय में फंस गया। एक पुरुष निजी प्रश्न के संबंध में निश्चय और अनिश्चय में फंस गया। छोटी सी लाइन है, एक बार पढ़ोगे आसानी से याद हो जाएगी, इसमें कुछ कठिन नहीं है जो आपको पढ़ने में कोई समस्या हो। ये आप याद रखेंगे तो जो भेद हैं, जो प्रकार हैं, ये आप कभी भूलेंगे नहीं। अगर यहाँ से प्रश्न आता है कि कौन सा भेद सर्वनाम का है कौन सा नहीं है तो कैसे निकालेंगे, उसका भी पहले मैं तरीका बता दूं, उसके बाद उन प्रश्नों की एक साथ चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब जैसे ही इसको मैंने मन में याद किया, ये लाइन मैंने लिख दी कि एक पुरुष निजी प्रश्न के संबंध में निश्चय और अनिश्चय में फंस गया, तो ये मन में याद रखेंगे और यहाँ से एक पहला सर्वनाम बना लेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा बन गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो निजी से हमारा बनेगा, ये मन में प्रश्न रखेंगे, यहाँ से मैंने एक सर्वनाम और बना लिया, निजवाचक सर्वनाम, एक और बना लिया। अगला जब देखेंगे तो एक और हमें मिल गया, प्रश्न मिल गया, तो यहाँ से हमने एक और बना लिया कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। और जैसे ही प्रश्नवाचक के आगे बढ़े, देखो एक और दिखाई दे रहा है, संबंध, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगला हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। फिर जैसे ही आगे बढ़े तो ये देखो एक और दिखाई दिया, निश्चयवाचक, तो यहाँ से हमें और पता चल गया एक निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, और एक यहाँ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो बस ये तो बस कहने के लिए एक लाइन मैंने बनाई थी, जो पूरा वाक्य आपका था। तो एक पुरुष निजी प्रश्न के संबंध में निश्चय और अनिश्चय में फंस गया, तो देखो हमारे 6 सर्वनाम के जो भेद हैं, जो प्रकार हैं, वो आपके सामने हैं। लेकिन यह भी कोई सही क्रम नहीं है, बस आप उस तरीके से, जैसे मैंने पहला प्रश्न बताया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद है और कौन सा भेद नहीं है, ये जानने के लिए हम लोग इस लाइन का प्रयोग, इस पंक्ति का प्रयोग करेंगे। तो देखो इसका सही क्रम क्या है, ये तो केवल वहाँ छांटने के लिए है प्रश्न। जैसे हमें पुरुषवाचक देखा, निजवाचक देखा, कोई अन्य शब्द उसमें प्रयोग हो रहा है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हम वहाँ पे कर सकते हैं। अब बात यह है कि इसका सही क्रम क्या होगा, तो पहले नंबर में हम लोग पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथे नंबर पे पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवें नंबर पे पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठे नंबर पे पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। ये आपके 6 भेद हो गए, सही क्रम भी मैंने बता दिया। और अगर आपका प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद है या नहीं है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं उसमें कौन सा सर्वनाम का भेद दिया गया है और कौन सा नहीं है। तो मैं आशा करता हूं ये भी आपका प्रश्न क्लियर हो गया होगा कि सर्वनाम के जो भेद हैं 6 हैं वो कौन कौन से हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और पहली हेडिंग लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसको जानने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से कैसे प्रश्न बनेंगे उसकी चर्चा करते हैं। तो पहला पढ़ेंगे इसमें पुरुषवाचक
पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या होता है? तो ऐसा सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम जहां तीन पुरुष मौजूद हों, तीन पुरुष मौजूद हों, या सर्वनाम का वह रूप जहां तीन पुरुष मौजूद हों, सर्वनाम का वह रूप जहां तीन पुरुष मौजूद हों, या ऐसा सर्वनाम जहां तीन पुरुष मौजूद हों, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब ये तीन पुरुष जो मैंने बात की, ये कौन कौन से तीन पुरुष हैं उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक प्रश्न देना चाहूँगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, यूपीएसआई, यूपीपी, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न है और अधिकांशतः लोग इसको गलत करते हैं। मैं पहले प्रश्न लिखता हूँ, देखिएगा सभी लोग ध्यान से। प्रश्न है, वह ईमानदार है, वह ईमानदार है। इस प्रश्न में दो प्रश्न बनाए गए, दोनों प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे कि वह ईमानदार है। इसमें दो प्रश्न बन गए। पहला प्रश्न कौन सा बना? पहला प्रश्न बनाया गया कि इसमें कितने पुरुष मौजूद हैं, कितने पुरुष मौजूद हैं, मतलब कितने पुरुष हैं। और दूसरा यहीं से प्रश्न बनता है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है। ये आपके दो प्रश्न यहां से बनके तैयार हो गए। अगर हम आपको इसमें ऑप्शन भी दे रहे हैं तो देखो अधिकांशतः लोगों का उत्तर क्या मिलता है। यहाँ से मैं कितने पुरुष हैं इसमें ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूँ, ABCD करके। ए, ऑप्शन ए में एक आएगा, ऑप्शन बी में दो आएगा, ऑप्शन सी में तीन आएगा और ऑप्शन डी में चार आएगा। ये आपके ऑप्शन पहले प्रश्न के अनुसार बन गए कि वह ईमानदार है, इसमें कितने पुरुष हैं। ठीक है। दूसरा जो है कौन सा सर्वनाम है, इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, A, B, C, D। चार ऑप्शन इसमें भी मिलेंगे। कौन कौन से चार ऑप्शन होंगे? पहला आपका मान लो उन्होंने दे दिया पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा दे दिया निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा में दे दिया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा उन्होंने दे दिया निजवाचक सर्वनाम। चौथा ऑप्शन है निजवाचक
सर्वनाम। ये आपके 4 ऑप्शन दूसरे वाले प्रश्न में बन गए। अब हमें बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखो, पहला जो प्रश्न है कि वह ईमानदार है, इसमें अधिकांशतः लोग उत्तर जो देते हैं वो एक देते हैं। अधिकांशतः लोग वह ईमानदार है, जैसे प्रश्न पूछा गया वह गरीब है, वह बीमार है, वह चतुर है, वह बुद्धिमान है, इसमें कितने पुरुष हैं, तो अधिकांशतः लोग उत्तर कितना देते हैं, एक। अगर एक नहीं देंगे, कुछ लोगों का उत्तर, मैं तो जैसे पढ़ा रहा हूँ बहुत से बच्चे 2 भी बता देते हैं। मैंने जैसे एक उत्तर दिया, मैंने कहा ये गलत है, तो कहते सत्य तो 2 होंगे, तो 2 भी गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 3। वह ईमानदार है, इसमें कितने पुरुष हैं? 3 पुरुष हैं। कितने पुरुष हैं? 3 पुरुष हैं। लेकिन कैसे, वो बात मैं बता रहा हूँ। जैसे हम सर्वनाम पढ़ते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम ये होते हैं 3 प्रकार के। पहले मैं प्रकार लिखता हूँ, उसके बाद इसकी चर्चा करता हूँ। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पहला कौन सा होता है समझिएगा। उत्तम पुरुष, पहला कौन सा है हमारा? उत्तम पुरुष। दूसरा कौन सा है? मध्यम पुरुष। कौन सा आएगा? मध्यम पुरुष। तीसरा कौन सा आएगा? अन्य पुरुष। कौन सा आएगा? अन्य पुरुष। तो पहला हमारा जो 3 प्रकार है उसमें पहला आया उत्तम पुरुष, दूसरा आया मध्यम पुरुष, तीसरा आया अन्य पुरुष। लेकिन हम इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से नहीं देंगे, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष से उत्तर ऐसे नहीं देंगे। अब एक प्रश्न यहाँ पे और बनता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखो। दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट क्या बनता है? इंपॉर्टेंट ये बनता है कि जो उत्तम पुरुष है, प्रश्न ऊपर से बनता है कि इन तीनों पुरुषों में ऐसा कौन सा पुरुष है जिसे वक्ता के नाम से जाना जाता है? उत्तम पुरुष को, मध्यम पुरुष को, अन्य पुरुष को किसी वक्ता के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न यहां से बनता है, इन तीनों पुरुषों में, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इन तीनों पुरुषों में श्रोता के नाम से किसे जाना जाता है? तो कौन वक्ता होता है, कौन श्रोता होता है? तो देखिए, उत्तम पुरुष को वक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वक्ता कहा जाता है। मध्यम पुरुष को श्रोता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रोता कहा जाता है। और अन्य पुरुष, अन्य मतलब जिसके विषय में बात की जाए वो अन्य व्यक्ति होगा। जिसके विषय में या जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए वो अन्य व्यक्ति होगा, मतलब अन्य पुरुष होगा। तो ये 3 बातें यहाँ पे क्लियर हुई, बात की जाए। तो ये 3 बातें यहाँ पे क्लियर हो गई कि उत्तम पुरुष को वक्ता कहेंगे, मध्यम पुरुष को श्रोता कहेंगे, अन्य पुरुष में जिसके बारे में या जिसके विषय में बात की जाए। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं अपने प्रश्न में, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष में आपके कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। तो वो जैसे हम अभी बात करेंगे इसमें, पहला उत्तम पुरुष में, तो यहाँ पे आपका एक शब्द आता है मैं। यहाँ पे एक शब्द आएगा मैं, मैंने, मुझे, हम, हमें, हमको, हमको इत्यादि शब्द होते हैं। जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी। आई मीन्स क्या होता है? मैं। वी मीन्स क्या होता है? हम। इसी के समान हमने शब्दों को जोड़ा और उसका हिंदी में रूपांतरण करके शब्दों को बना लिया। अब सेकंड पर्सन, जैसे मध्य पुरुष में, मध्यम पुरुष में हम लोग पढ़ते हैं, तो मध्यम पुरुष में क्या होगा? अब जैसे सेकंड पर्सन में यू आता है, यू मीन्स आप होता है, तो आप से शुरुआत करेंगे, तुम भी लिख सकते हैं इसमें मध्यम पुरुष में। तो मैं लिख रहा हूं, जिससे पहला लिखा मैंने आप, तुम, तुम्हें,
आपको, आपसे और तुमको, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है हम लोग मध्यम पुरुष में करेंगे। फिर अन्य पुरुष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी से प्रश्न हमारा बनेगा और फंसेगा, क्योंकि इसकी पहचान मतलब अन्य पुरुष की पहचान जो है, एक आपका और सर्वनाम आएगा जिसमें मैच करेगा, उसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुष वाचक की जो पहचान है, जब दोनों एक ही जैसे हैं, जब प्रश्न मिलता है तो थोड़ी समस्या होती है लोगों को। लेकिन आज मैं दोनों में अंतर बताऊंगा, कोई समस्या नहीं है, बहुत आसानी से उत्तर आप निकाल पाएंगे, कुछ समस्या नहीं होगी। बस प्रश्न देखिए, जिसके बारे में बात की जाए वो अन्य पुरुष होता है, मतलब थर्ड पर्सन की बात हो गई। और थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, सी, इट, दे, वे। हिंदी में रूपांतरण करेंगे, यह, वह, ये, वे, ऐसे शब्दों को हम इसमें लिखेंगे। तो हम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने इसका लिखा, यह, वह, ये और वे, ये चार शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है अन्य पुरुष में। अब जैसे आपका मैंने पहला प्रश्न दिया, ध्यान से देखो, वह ईमानदार है, इसमें जो रेखांकित शब्द आपको मिलेगा वह होगा, एक अंडरलाइन होगी नीचे, मैंने पूरा उसको चारों तरफ से घेर लिया, अंडरलाइन होगा, रेखांकित शब्द होगा। और कोई जरूरी भी नहीं कि देंगे या ना देंगे, क्योंकि इतना आसान प्रश्न है, ये तो मैं आपको संकेत करने के लिए बता रहा हूं कि अगर ऐसा हो रहा है कि वह ईमानदार है, इसमें कितने पुरुष हैं या कौन सा सर्वनाम है, इसमें दो प्रश्न बन रहे हैं। मैंने यहाँ पे जो चीज़ें बताने वाली थी वो आपको मैंने बता दिया। बस ध्यान ये रखना है कि जो प्रश्न पूछेगा उसी के अनुसार उत्तर देना है। तो अब हम प्रश्न बता रहे हैं, पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा। शुरुआत में मैंने बताया था, अधिकांशतः लोगों का उत्तर एक आता है या दो आता है, जो दोनों उत्तर गलत होते हैं। सही उत्तर होता है तीन। अब ये तीन पुरुष, लोग कहते हैं तीन पुरुष तो दिखाई भी नहीं दे रहा है कि वह ईमानदार है, इसमें तीन पुरुष कैसे हो गए? तो तीन पुरुष ऐसे हो गए कि जैसे अभी मैंने कहा, पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष को क्या कहा जाता है? वक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वक्ता। वक्ता कौन होता है? जो बोले, जो बोलता हो। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं वक्ता हो गया, मैं एक हो गया, मतलब एक पुरुष हो गया, मैं तो बोल रहा हूं ना, तो मुझे एक में गिनोगे नहीं गिनोगे? गिनोगे, तो एक मैं हो गया। अच्छा, ये बात कौन सुन रहा है? जैसे मैंने ये बात कही है, अब समझिए, मैंने ये बात कही है, वह ईमानदार है, ये मैंने कहा है, तो मैं एक हो गया। ये बात किसने सुना? आप लोगों ने। आप लोगों ने सुना। आप, मैं एक, और आप कितने लोग हो गए? दो लोग हो गए। और बात किसकी हुई? वह ईमानदार है। बात किसकी हुई? वह ईमानदार है, मतलब किसी तीसरे व्यक्ति की बात हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मैंने बोला, मैं वक्ता हो गया, मैं एक पुरुष हो गया, एक, आप लोगों ने सुना, श्रोता हो गए, दो, और बात किसकी हुई? किसी अन्य व्यक्ति की। मैंने क्या कहा? वह ईमानदार है। तीसरा व्यक्ति कौन निकला? वह अन्य व्यक्ति निकला, जिसके बारे में, जिसके विषय में बात की जा रही है, वो आपका हो गया अन्य पुरुष। तो यहां पे हमने देखा वह ईमानदार है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तीसरा उत्तर सही है। तीसरा उत्तर सही होगा, तीन पुरुष मौजूद हैं। ये बात मैं आशा करता हूं सभी लोग समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगर इसी तरीके से कोई भी प्रश्न आ जाए कि वह बुद्धिमान है, वह गरीब है, वह बीमार है, अगर ऐसा प्रश्न दिया गया है तो उसका उत्तर हम इसी तरीके से निकालेंगे। दूसरा प्रश्न जो आपका इससे बना कि वह ईमानदार है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? दूसरा जो प्रश्न बना कि वह ईमानदार है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो मैंने ये संकेत में आपको बताया था कि जो पुरुषवाचक का एक भेद है अन्य पुरुष, उसकी पहचान में आप देखेंगे कि यह, वह, यहाँ पे देखो ये चार शब्द हैं, यहाँ पे चार शब्द हैं, एक यह है, वह है, ये है, वे है, ठीक है, ये चार शब्द हैं। यही चार शब्द आपको निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान में मिलेंगे। किस में मिलेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान में मिलेंगे। इसके बाद वाला जो भेद हम लोग पढ़ेंगे, यह, वह, ये और वे। अब ये देखो चारों मैच हो गए,
चारों मैच हो गए, क्योंकि यहाँ भी यह वह ये वे मिला जो हमने पढ़ा पुरुषवाचक का अन्य पुरुष, और भैया यहाँ भी पढ़ा जो निश्चयवाचक की पहचान आएगी यह वह ये वे। ठीक है, ये बात समझ में आई सभी लोगों को कि जब ऐसा प्रश्न आ जाएगा हमारे सामने, जब ऐसा प्रश्न हमारे सामने आएगा कि हमने देखा कि दोनों में ये चीज बता रहे हैं, यह वह ये वे का प्रयोग दोनों में हो रहा है, तो हमारा सही उत्तर किस में जाएगा? तो वह ईमानदार है, वह शब्द जो रेखांकित किया गया वो आप देख सकते हैं कि अन्य पुरुष में भी वह आया और निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान में भी वह आया। तो इसका उत्तर क्या देंगे? तो ये बात अभी हम नोट में आगे लिखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बता रहा हूं कि जब किसी वाक्य में यह वह ये वे का प्रयोग किसी व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग किया जाए, दोबारा कहता हूं कि जब किसी वाक्य में यह वह ये वे का प्रयोग किसी व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग किया जाएगा, तब उत्तर देना है पुरुषवाचक का अन्य पुरुष। क्लियर हुआ? स्पष्ट हो गया प्रश्न कि जब किसी वाक्य में यह वह ये वे का प्रयोग हम किसी व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग करेंगे तो उत्तर देंगे पुरुषवाचक का अन्य पुरुष। तो देखते हैं, वह ईमानदार है, वह ईमानदार है। अब जो ईमानदार शब्द आया ये कौन है भाई? व्यक्ति प्राणी की बात हो रही ना, ईमानदार कौन होगा? व्यक्ति ही होगा। ईमानदार कौन होगा? व्यक्ति ही होगा। तो फिर व्यक्ति प्राणी की बात हुई, तो जैसे ही व्यक्ति प्राणी की बात हुई किसके साथ में हुई? वह के साथ में हुई, वह के साथ में हुई। तो वह और यह ये वे, ये जब व्यक्ति प्राणी की बात होगी तो उत्तर देना है पुरुषवाचक का अन्य पुरुष। अब ऑप्शन एक ही होगा, ऑप्शन एक ही होगा, या तो पुरुषवाचक इस तरीके का ऑप्शन होगा, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। तो हमें उत्तर देना है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर हो गया? प्रश्न स्पष्ट हो गया कि जैसे ही मैंने आपको बताया कि जब यह वह ये वे का प्रयोग किसी व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग किया जाएगा, जैसे भाई ये ईमानदार की बात हुई, तो ईमानदार कौन होगा? ईमानदार या तो कोई व्यक्ति होगा या प्राणी के अंतर्गत ही व्यक्ति आएगा। ठीक है, तो व्यक्ति और प्राणी की जब बात होगी तो यह वह ये वे का प्रयोग या तो पुरुषवाचक या फिर पुरुषवाचक का भेद है अन्य पुरुष, उसमें उत्तर दिया जाएगा। अब मान लो पुरुषवाचक ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता, इस तरीके के ऑप्शन दिए जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इस तरीके के ऑप्शन दिए जाते हैं, तो हम किस में जाते? तो अन्य पुरुष में जाते हैं, क्योंकि पुरुषवाचक का भेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा प्रश्न आपका यहाँ से बन रहा है, जैसे मैंने बताया कि अब जब निश्चयवाचक आएगा तब क्या होगा, तो निश्चयवाचक का अगला प्रश्न बता रहा हूं, उसके माध्यम से समझे, फिर दोनों नोट एक साथ में लिखा देता हूं। जैसे अगला जो भेद है, अगला जो भेद है आपका दूसरा नंबर 2 में पढ़ेंगे हम लोग, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? देखिए, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति, व्यक्ति नहीं, स्थान, वस्तु या स्थान की निश्चितता वस्तु या स्थान की निश्चितता बताने के लिए प्रयोग होते हैं, बताने के लिए प्रयोग होते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम
कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो मैंने इसके पहले बात आपको बताई थी कि यह वह ये वे, अगर इसकी पहचान की हम लोग बात कर लें कि निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान क्या है, तो पहचान में प्रयोग किया जाएगा यह वह ये वे, ये चार शब्द जो हैं इनका प्रयोग किया जाएगा। यह वह ये वे, चार शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम पहला प्रश्न आपको दे रहे हैं। देखो अब ऊपर आपका ये मिला है यहाँ पे वस्तु या स्थान, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, वस्तु या स्थान। वस्तु या स्थान वस्तु या स्थान। तो जब निश्चयवाचक सर्वनाम की बात आई तो देखो यहाँ पे पहचान में क्या आया, यह वह ये वे, और भी इसके पहले हम लोग पढ़े थे पुरुषवाचक का अन्य पुरुष, उसमें भी आ रहा था यह वह ये वे। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जब किसी व्यक्ति या प्राणी की बात किसी वाक्य में की जाएगी तो यह वह ये वे का प्रयोग पुरुषवाचक में जाएगा, अन्य पुरुष में उत्तर जाएगा। लेकिन जैसे ही यह वह ये वे का प्रयोग, ये चारों शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे ही यह वह ये वे का प्रयोग किसी वस्तु या स्थान की निश्चितता बताने के लिए प्रयोग किया जाए, किसके लिए, वस्तु या स्थान की निश्चितता बताने के लिए प्रयोग किया जाए, तो वहाँ उत्तर देना है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो अब हम यहाँ भी इसके कुछ उदाहरण दे रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न आया, यहाँ पे लिखा है, पहला प्रश्न है यह मेरी घड़ी है, यह मेरी घड़ी है। पहला प्रश्न है। दूसरा है वह मेरी कार है, वह मेरी कार है। तीसरा प्रश्न है वह मेरी बैग है, बैग है। अगला प्रश्न है यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। तो आप देख सकते हैं कि यह वह का प्रयोग यहाँ भी किया गया, और जैसे ही यह वह का प्रयोग किया गया तो वहाँ भी मैंने अंडरलाइन किया था, यहाँ भी अंडरलाइन करके आपको बता रहा हूँ कि अब आपको चारों शब्द यहाँ देखना है। और जैसे वहाँ तो मैंने एक ही प्रश्न दिया था, वह ईमानदार है, वहाँ एक ही प्रश्न दिया था पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में, वह ईमानदार है। या फिर ऐसा प्रश्न आ जाए कि यह मेरा भाई है, वह मेरा भांजा है, यह मेरी बहन है, ये मेरी माँ है। तो ये देखो व्यक्ति प्राणी के लिए प्रयोग किए गए, यह वह ये वे, कुछ भी आ जाए यहाँ पे, ये मेरी पुस्तकें हैं। अगर ऐसा प्रश्न आ रहा है तो ये का प्रयोग पुस्तकों के साथ हुआ। ठीक है, और पुस्तक क्या है, पुस्तक क्या है, वस्तु है, तो वस्तु है तो निश्चयवाचक के साथ आएंगे। ठीक है, और ये मेरे बच्चे हैं, अगर ऐसे प्रश्न आ गया, ठीक है, वे गीता के बच्चे हैं, तो बच्चे प्राणी के अंतर्गत आ रहे हैं, तो ये पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में आएगा। तो बस ध्यान इतना रखना है कि जब यह वह ये वे का प्रयोग किसी व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग किया जाए वाक्य में, तो पुरुषवाचक का अन्य पुरुष उत्तर देना है, और जब यह वह ये वे का प्रयोग किसी वस्तु या स्थान की निश्चितता बताने के लिए प्रयोग किया जाए तो निश्चयवाचक उत्तर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह का प्रयोग किसके साथ हुआ, घड़ी के साथ। घड़ी क्या है, वस्तु है। वह का प्रयोग किससे हुआ, कार के साथ। कार क्या है, वस्तु है। वह का प्रयोग किसके साथ, बैग, बैग भी वस्तु है। यह का प्रयोग किसके साथ हुआ, किताब के साथ। किताब क्या है, वस्तु है। तो ऐसे ही बहुत से प्रश्न यहाँ पे बन जाएंगे। जैसे अगला प्रश्न लिख रहा हूँ कि यह मेरा
घर है, यह मेरा घर है, यह आपका प्रश्न आया, यह मेरा घर है। तो अब आप देख सकते हैं कि यह का प्रयोग किया गया, ठीक है, यह का प्रयोग किया गया, किसके साथ किया गया, घर के साथ, स्थान के साथ किया गया। तो घर कोई प्राणी तो है नहीं, कोई व्यक्ति तो है नहीं, तो व्यक्ति प्राणी नहीं है तो यह वह ये वे का प्रयोग निश्चयवाचक हो जाएगा, और व्यक्ति प्राणी होगा तो पुरुषवाचक का अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा कि हमें इसका उत्तर कैसे देना है। ठीक है, अब हम जो वहाँ पे कुछ बातें ऐसी थी जो नोट की बात मैंने की थी कि मैं एक आपको नोट बताऊंगा, वो नोट कौन सा आपका है, तो वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटे शब्दों में थोड़ा सा, ताकि आपको ये ध्यान रहे। नोट नंबर 1, पहला पॉइंट नोट का ये है कि जब किसी वाक्य में यह वह ये वे, ये 4 शब्द लिख रहा हूं, स्पष्ट दिखाई दे रहा सभी लोगों को। ठीक है, जब किसी सॉरी, जब किसी वाक्य में यह वह ये वे का प्रयोग किसी व्यक्ति या प्राणी के लिए जब किसी वाक्य में यह वह ये वे का प्रयोग किसी व्यक्ति या प्राणी के लिए किया जाए तो वहाँ पुरुषवाचक का अन्य पुरुष उत्तर होगा। ये बात क्लियर हो गई कि जब किसी वाक्य में यह वह ये वे का प्रयोग किसी व्यक्ति या प्राणी के लिए किया जाएगा, तब हम उत्तर क्या देंगे पुरुषवाचक का अन्य पुरुष उत्तर होगा। बस ये आपको विशेष ध्यान रखना है, सर्वनामों में ये 4 शब्द आपको ध्यान रखना है, यह वह ये और वे का प्रयोग, किसका प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, पॉइंट दूसरा नोट का, पॉइंट नंबर 2, इसमें क्या दिया है। ठीक है, इसमें ये बताया गया कि जब किसी वाक्य में यह वह ये वे का प्रयोग किसी वस्तु या स्थान की निश्चितता किसी वस्तु या स्थान की निश्चितता का प्रयोग किया जाए, निश्चितता का प्रयोग किया जाए तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जो यह वह ये वे आते हैं सर्वनाम में, इनका प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा, जैसा वाक्य आएगा उसके अनुसार उत्तर हमें कैसे देना है, वो चीज़ें आपको मैंने अच्छी तरह से बता दिया। एक बार पुनः देख लेते हैं कि जब किसी वाक्य में यह वह ये वे का प्रयोग किसी व्यक्ति या प्राणी
किसी व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग किया जाए तो उत्तर क्या देना है? पुरुषवाचक का अन्य पुरुष उत्तर देना है। और जब किसी वाक्य में किसी वस्तु या स्थान की निश्चितता बताने के लिए यह वह का प्रयोग किया जाए, ठीक है, तब उत्तर क्या देना है? तब हमें उत्तर देना है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये तो आपका हो गया जो दूसरा भेद था, पुरुषवाचक पहला था, निश्चयवाचक हो गया। अगला इसका तीसरा जो मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी कि एक पुरुष निजी प्रश्न के संबंध में निश्चय और अनिश्चय में फंस गया, तो वहां से हमारा तीसरा भेद आया था, कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसकी बात करते हैं। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो वे सर्वनाम शब्द, पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं इसकी, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित, वे सर्वनाम शब्द जो किसी, निश्चित नहीं होगा यहाँ पे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अनिश्चित होगा। क्या होगा? अनिश्चित होगा। जो किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति, यहाँ पे ध्यान रखने, व्यक्ति कर लो या प्राणी कर लो, बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ दोनों का प्रयोग किया जाएगा, दोनों का प्रयोग किया जाएगा, वस्तु या प्राणी। वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराते हैं, प्राणी का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वो मैं आगे इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हेडिंग लिखी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट अच्छी तरह से कि पहली बात तो अनिश्चित होगा, निश्चित तो होगा नहीं, निश्चयवाचक तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अनिश्चित होगा। दूसरा यहाँ पे देखें क्या बात हुई, वस्तु प्राणी, यहाँ पे दोनों की बात होगी। और पहले वाले में क्या था, व्यक्ति प्राणी अलग था और वस्तु स्थान अलग था। व्यक्ति प्राणी था तो पुरुषवाचक में हुआ था उत्तर, और जब वस्तु स्थान आया था तो निश्चयवाचक हो गया था उत्तर। अब अनिश्चितवाचक में, अनिश्चयवाचक में दोनों का प्रयोग कर लिया जाता है। तो इसकी पहचान क्या होती है? देखिए पहचान क्या है? कोई, कुछ, किसी इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है, या तो कोई, या तो कुछ, या तो किसी। अब जो वाक्य मिलेगा, इन वाक्यों में आपको ऐसे शब्द जरूर मिलेंगे, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे मैं आपको पहला उदाहरण दे रहा हूं, पहला उदाहरण समझिए कौन सा है। कोई, नंबर 1 पहला उदाहरण है, कोई बुला रहा है, बुला रहा है। दूसरा प्रश्न है आपका, भिखारी को कुछ दे दो, भिखारी को कुछ दे दो। तीसरा प्रश्न है, किसी का फोन आया था। किसका आया था भैया? पता नहीं। किसी का फोन आया था, किसका फोन आया था? पता नहीं, ठीक है। अगला है 4 नंबर पे, तुम्हें कोई बुला रहा है, तुम्हें कोई बुला रहा है।
तुम्हें कोई बुला रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने कुछ उदाहरण लिख दिए, उन उदाहरण में क्या है कि पहला देखो यहाँ पे एक पहचान वाला शब्द आपको क्या मिला, कोई। दूसरे में देखो क्या मिला, कुछ। तीसरे में क्या मिला, किसी। चौथे में क्या मिला, कोई। तो हमने आपको इसलिए नोट में पहले बता दिया कि अगर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है तो वो किसी वस्तु और किसी प्राणी सॉरी दोनों की बात की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कहा गया, कोई आपको पहचान ध्यान रखना है, पहचान मिल जाएगी तो उत्तर सही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। बस ये कोई, कुछ, किसी, इनमें से एक शब्द जिस वाक्य में मिलेगा वो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो कोई बुला रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि कोई मिल गया। भिखारी को कुछ दे दो, कुछ मिल गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी का फोन आया था, किसी मिल गया तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तुम्हें कोई बुला रहा है तो कोई मिल गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये तीसरा भी भाग आपका पूरा हो गया। अगला हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर पे मैंने बात की थी संबंधवाचक सर्वनाम की। कौन सा है, नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है कि वे सर्वनाम शब्द जो एक संज्ञा का संबंध दूसरे संज्ञा से कराते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो हम सीधा पहचान लिखते हैं जो आपके उसमें परिभाषा में, नियम में मिलेंगे। परिभाषा क्या है कि वे सर्वनाम शब्द जो एक संज्ञा का संबंध दूसरे संज्ञा से कराते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए पहचान, इसकी पहचान क्या है। पहचान की अगर हम बात करें तो देखो पहचान में आता है जो, सो। अब सो के साथ में वह का भी प्रयोग करने लगे हैं, ठीक है, जो, सो, वह। इसके अलावा देखो जितना, जितना, उतना, जैसा, वैसा, ठीक है, जैसी, वैसी इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो जब आपको उदाहरण मिलेगा परीक्षा में, जो आप पढ़ेंगे किताब में, तो आपको जब सर्वनाम संबंधवाचक होगा तो जो, सो, जैसा, वैसा, जितना, उतना, जैसी, वैसी इत्यादि शब्द वाक्यों में मिलेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको पहला प्रश्न लिख रहा हूँ, जैसे प्रश्न आपके सामने है कि जो जागत है सो पावत है, सो पावत है। अब आप देख सकते हैं, कुछ मैं और उदाहरण लिख लेता हूं तो समझाने में थोड़ा और अच्छा लगेगा। और उदाहरण लिख लेता हूं, देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगला देखिए, ये आपका पहला उदाहरण है, दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, जितना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, उतना मीठा होगा, उतना मीठा होगा। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अगला देखिए, जैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये मिल गया, ठीक है। अगला देखिए, नंबर 5 में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने उदाहरण आपको दिए हैं उसमें जो पहचान बताई है ऊपर, वो आपको इन वाक्यों में मिलेंगे, ठीक है।
तो पहचान क्या थी संबंधवाचक सर्वनाम की? जो सो, जैसा वैसा, जितना उतना, जैसी वैसी, जितनी उतनी। तो जो जागत है सो पावत है, उसमें देखो पहला मिला हमें जो, और इधर मिल गया आपको सो। दूसरे प्रश्न में जैसा करोगे वैसा बरोगे, इधर क्या मिला जैसा, इधर क्या मिला वैसा। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, देखो इधर क्या मिला जितना, इधर क्या मिला उतना। इधर देखिए इस वाक्य में जैसी करनी वैसी बनी, इधर क्या मिला जैसी, इधर क्या मिला वैसी। इधर देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, इधर क्या मिला जिसकी, इधर क्या मिला उसकी। तो ये बस आपको पहचान ध्यान रखना है कि जो सो, ठीक है, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जितनी उतनी, जितना उतना, जैसी वैसी इत्यादि ये शब्द ध्यान रखेंगे तो ये सिर्फ संबंधवाचक सर्वनामों में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो अब मैं आशा करता हूं ये भी आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगला जो पांचवा भेद है उसकी मैं चर्चा करता हूं। नंबर 5 पे आपका आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये भी बड़ी आसान है कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी से प्रश्न करने पर या किसी को बुलाने से या संबोधित करने पे जो प्रश्न किया जाता है वही हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। यह भी बड़ा आसान है, तो हम सीधा सीधा इसकी पहचान पे जाते हैं और पहचान में किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसकी बात करते हैं। जैसे कौन का प्रयोग होगा, क्या, कौन क्या, कहाँ, कौन क्या कहाँ, कैसे, कब इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सबसे बढ़िया चीज इसमें बता रहा हूं कि जब प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में जो वाक्य दिया जाएगा उसके अंत में आपको प्रश्नवाचक का चिन्ह भी मिलेगा। ठीक है, प्रश्नवाचक का चिन्ह भी मिलेगा। वो चिन्ह कैसे लगता है, इस तरीके से प्रश्नवाचक का चिन्ह भी मिलेगा। तो जब जिन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह होगा वही प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं इसका पहला उदाहरण लिख रहा हूं, एक उदाहरण के माध्यम से आप समझिए। पहला प्रश्न है इसका नंबर 1, तुम्हें राम क्या खाएगा, क्या खाएगा। राम क्या खाएगा, ठीक है, प्रश्नवाचक होगा। अगला देखो दूसरा, तुम कहाँ जा रहे हो, जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तीसरा देखो, तुम्हारे साथ कौन आया है, कौन आया है, तुम्हारे साथ कौन आया है। नंबर 4 देखो, जैसे कहा गया तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। तो इस तरीके से ये आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो बस पहचान, आगे के जो सर्वनाम है उसमें आपको सिर्फ पहचान ही देखना है। जैसे हमने यहाँ पे देखा राम क्या खाएगा, तो यहाँ पे आपको एक शब्द मिलेगा पहचानने के लिए क्या। ठीक है, राम क्या खाएगा, यहाँ क्या मिला, यहाँ पे कहाँ मिला, यहाँ पे कौन मिला, यहाँ पे कब मिला। तो ये सिर्फ आपको पहचान ही यहाँ पे याद करना है और इसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नंबर 6। अगला कौन सा है, अगला नंबर 6 पे हम लोग पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम।
नंबर 6 पे है निजवाचक सर्वनाम। देखिए निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिसमें कोई व्यक्ति स्वतः कार्य करता हो। वो निजी मतलब स्वतः कह लो, खुद कह लो, स्वयं कह लो, अपने आप कह लो, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है खुद के लिए ही किया जाता है, वो निज होता है, निजी होता है। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम में जो व्यक्ति स्वतः कार्य करे, जो व्यक्ति खुद कार्य करे, परिभाषा बता रहा हूं, जो व्यक्ति स्वयं अपने आप कार्य करे वही निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा पहचान पे आते हैं, इसकी पहचान लिखते हैं कि पहचान क्या होती है। पहचान पे जाएंगे तो पहचान वाले कुछ शब्द हैं आपको यहाँ पे मिलेंगे, जैसे आपका स्वयं कह लो, ठीक है, स्वयं हो गया, स्वतः हो गया, स्वयं है, स्वतः है, खुद है, अपने आप है, अपने आप है। ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं। स्वतः, स्वयं, स्वयं, स्वतः, खुद, अपने आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहाँ से प्रश्न कैसे आएगा, मैं आपको एक प्रश्न दिखा रहा हूँ। जैसे प्रश्न आया, पहला प्रश्न है कि आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला, जग भला। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न आपका है मैं खुद चाय बना लूँगा, बना लूँगा, मैं खुद चाय बना लूँगा। तीसरा पॉइंट है पिताजी, पिताजी स्वयं आ जाएंगे, पिताजी स्वयं आ जाएंगे, पिताजी स्वयं आ जाएंगे। और नंबर 4 अगला है कि मैं अपना गृह कार्य स्वयं कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा, मैं अपना गृह कार्य स्वयं कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने उदाहरण दिए, उस उदाहरण में आप स्वयं, स्वतः, खुद ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है हम लोग करते हैं। तो पहले पहचान में देखते हैं, पहले वाक्य में पहचान में क्या मिला कि आप भले तो जग भला, जग भला आप मिला, मैं खुद चाय बना लूँगा, खुद मिला, पिताजी स्वयं आ जाएंगे, स्वयं मतलब खुद आ जाएंगे, मैं अपना गृह कार्य स्वयं करता हूँ, खुद करता हूँ, अपने आप करता हूँ, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे सर्वनाम के 6 भेद थे जो मैंने आपको आज पढ़ा दिया है, और मैं आशा करता हूँ कि जो 6 भेद थे ये आप सभी लोग अच्छी तरह से समझ गए।